नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं कंकाल होता क्या है। तो कंकाल हमारे शरीर में किस प्रकार वर्क करता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा जब आपके घर में घर बना होगा तो घर में लिंटर डलता है, तो उस लिंटर के नीचे हम सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाते हैं जो कंकाल का काम करती है। इसी प्रकार आपने शादी ब्याह में देखा होगा तो शादी ब्याह में टेंट को एक सही आकार देने के लिए उसमें हम बैम्बू यानी जो बांस के लट्ठे लगाए जाते हैं तो वही उसको एक सही आकृति दे पाते हैं। अगर वो बांस के लट्ठे आप उसमें से निकाल दोगे तो सही आकृति नहीं दिख पाएगी, यानी टेंट एकदम नीचे गिर जाएगा और धरती के संपर्क में आ जाएगा। इसी प्रकार जो जितने भी ह्यूमन यानी जानवर वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी पृथ्वी पर जो जीव हैं चलने फिरने वाले, तो इनकी सबकी अलग अलग आकृति होती है। वो सबकी आकृति उनके कंकाल तंत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि जो हमारा कंकाल है वो एक निश्चित आकृति में जुड़ा हुआ है, यानी जिसमें हड्डियां एक निश्चित क्रम में जुड़ी हैं। अगर ये हड्डियों का क्रम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, यानी ये जो हमारी हड्डियां हैं ये हमारे सर पर आकर जुड़ जाती है, तो हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो हमारे ह्यूमन की जो एकदम शेप है, जो रंग रूप है, वो अलग ही आपको दिखाई देता। तो जो हमारी बॉडी की शेप है वो किस पर निर्भर करती है, वो हमारे कंकाल पर निर्भर करती है। कंकाल यानी कंकाल एक तंत्र होता है जिसमें हड्डियों का समूह होता है। ये हड्डियां एक निश्चित आकृति से जुड़ी रहती है। तो पहले बात कर लेते हैं जो हमारा कंकाल तंत्र होता है उसमें मुख्यतः दो चीज होती है, जैसे उपास्थि यानी कार्टिलेज, अस्थि यानी बोन। ठीक है, हमारी हड्डियों में जो कठोर भाग होता है उसको हम बोन कहते हैं, पर जो मुलायम भाग होता है जिसको हम आसानी से ऐसे घुमा फिरा सकते हैं उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमारा कान, ये कान भी हमारा कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कार्टिलेज की, उसके बाद बात करेंगे बोन की, कि बोन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो जो हमारी उपास्थि है, तो उपास्थि यानी जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ये हमारा मुलायम होता है, हमने लिख भी रखा है, तो आप सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम चला लीजिएगा। तो ये मुलायम होती है, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है पहले वो देख लेते हैं। कार्टिलेज की, जो हमारा कार्टिलेज है उसमें मुख्यतः निम्न चीजें पाई जाती है, जैसे कोलेजन तथा इलास्टिन। ये जो हमारा कोलेजन और जो इलास्टिन है एक प्रकार का फाइबर होता है जो हमारे जो कार्टिलेज होता है उसको एक हमारा लचीलापन प्रदान करता है। उसके बाद इसमें CA3PO4 का उल्टा यानी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा कठोर नहीं होता। उसके बाद इसमें रहता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। तो ये तीनों चीज आप समझ गए होंगे, यानी इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इसमें तत्व कौन सा होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, और एक रहता है इसमें फाइबर कोलेजन तथा इलास्टिन फाइबर। तो इसमें आपने देखा होगा इसमें हमने कहीं पर भी एक ठोस कोई भी ठोस पदार्थ का जिक्र नहीं हुआ है, यानी इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आदि इस सब चीज का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा ज्यादा कठोर नहीं रहता। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हमारे जैसे कान, नाक, जिसको हम आसानी से घुमा फिरा सकते हैं, यानी जो हमारी हड्डियों के एकदम जोड़ पर, तो ये इस जगह पाया जाता है। इसमें हमारे निम्न चीजें, जैसे हमारी इसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती, इसमें रक्त नलिका नहीं होती। ठीक है, इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। तो हमारा कार्टिलेज होता है जिसको हम उपास्थि कहते हैं, तो इसको हम खा भी सकते हैं। जैसे आपने मुर्गा वगैरह खाया होगा तो मुर्गे की जो हड्डियां वगैरह होती हैं उसके एकदम सिरे पर ये कार्टिलेज ही होता है, जिसको हम नोच नोच कर खा लेते हैं। इसी प्रकार आपने जैसे बकरी की हड्डियां वगैरह देखी होंगी, तो बकरी की जो हड्डियां होती हैं जैसे एकदम घुटने वगैरह पर जो रहती हैं, तो उसको भी आप ऐसे नोच नोच कर खा सकते हैं। तो कार्टिलेज हमारा मुलायम होता है। बात कर लेते हैं बोन यानी अस्थि के बारे में। जो हमारे शरीर में जो कठोर भाग होता है वो हमारी बोन ही होती है। यही बोन हमारे शरीर को एकदम सीधा रखने में मदद करती है। अगर ये मतलब पूरा शरीर हमारा कार्टिलेज का बना होता तो आप अपने शरीर को ऐसे बेंड कर लेते, कहीं से भी अगर आपको एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो आपको ज्यादा चोट नहीं लगती। आप कितनी भी ऊंचाई से गिरते तो आपको ज्यादा चोट नहीं लगती, क्योंकि जो कार्टिलेज है ये हमारा कभी टूटता ही नहीं। तो आप एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल इंसान हो जाते। तो इसलिए हमारा जो शरीर है बिल्कुल एकदम ठोस जो शरीर रहता है हमारा, वो रहता है हमारा अस्थि यानी बोन से। अब देख लेते हैं बोन में क्या क्या चीजें होती हैं। जो हमारा बोन होती है इसमें 50% पानी रहता है तथा 50% कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे CA3PO4 का उल्टा यानी कैल्शियम फॉस्फेट, ये 60% पाया जाता है, यानी हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में ये कैल्शियम फॉस्फेट ही रहता है। उसके बाद इसमें रहता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, इसका जो सूत्र होता है, या ध्यान रखिए सूत्र भी आ सकता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसमें प्रोटीन रहता है ओसिन प्रोटीन, जबकि हमारा कार्टिलेज में बात करें तो इसमें रहता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इसमें रहता है हमारा ओसिन प्रोटीन। अब ओसिन जो प्रोटीन रहता है हमारा 38%। अब बात करते हैं इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे इनकी मात्रा बहुत कम रहती है, जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट और हमारा Na2CO3 यानी हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा भी कहते हैं। ठीक है, सोडा।
अब बात कर लेते हैं, इसमें रक्त नलिका होती है। रक्त नलिका जैसे आपने देखा होगा, हमारा जो ब्लड है वो हमारे हड्डियों के खोखले भाग में बनता है, या फिर आप हड्डियों को तोड़कर देखिए तो हड्डियों में से आपको नलियां दिखाई देंगी। जो खोखली होती है उनमें आपको नली बनाई दिखाई देंगी, तो उन नलियों में ही खून प्रवाहित होता है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। तो इसमें हमारी आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी बनती है। अब बात कर लेते हैं हड्डियों के अन्य फैक्ट के बारे में। जैसे जो हमारा बाल्य अवस्था में जो अस्थि का निर्माण होता है वो हमारे कार्टिलेज का ही एक रूप होता है। जब धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो प्रकृति के संपर्क में आता है, तो उसका जो कार्टिलेज है वो दोबारा अस्थि यानी बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं जो हड्डियां, तो हड्डियां एक प्रकार का संयोजी उत्तक होती है, यानी हमारे पूरी बॉडी को जो जोड़ने का वर्क करते हैं, जो उत्तक हमारी पूरी बॉडी को जोड़ते हैं उसको हम संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और इस प्रकार हमारी हड्डियां भी पूरे शरीर को जोड़ती हैं, तो इसीलिए इनको भी हम संयोजी उत्तक कहते हैं। अब जो हमारा बोन का जो निर्माण है वो सेल द्वारा होता है, तो कितने प्रकार की जो इसमें सेल्स होती हैं वो बात कर लेते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट जो नंबर 1 सेल रहती है, ये हमारी हड्डियों में पाई जाती है। जैसे ओस्टियोक्लास्ट ये जो सेल है ये हमारी खराब बोन को खाती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी बड़ी बड़ी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, तो ये खोखला जो भाग बनाने का निर्माण करती हैं वो कहती हैं ओस्टियोक्लास्ट। ये सेल्स होती हैं, इसे खा खाकर हमारी हड्डियों को खोखला कर देती है, जहां पर ब्लड बनता है। ये भी जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हमारी हड्डियां खोखली नहीं होगी तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट है, ये अस्थियों को रिपेयर करती है, यानी अस्थियों का निर्माण करती है, अस्थियों की जो ग्रोथ करती है। ठीक है, तो अस्थि की ग्रोथ कौन करती है? ओस्टियोब्लास्ट। ये हमारी एक प्रकार की सेल होती है। अब बात करते हैं ओस्टियोसाइट। अब जी ओस्टियोसाइट है, ये हमारी हड्डियों को मैच्योर करती है, यानी जो हड्डियां जैसे शुरुआती अवस्था में बहुत सारी हड्डियां कमजोर होती हैं, बहुत ज्यादा लचीली होती है, तो उनको ठोस बनाने का काम करती है हमारी ओस्टियोसाइट, तो ये इसको मैच्योर करती है। अब बात कर लेते हैं अस्थियों के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। अब इसमें एक चीज देखी होगी आपने कि जो हमारी हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर रहता है। आपने चूना पत्थर देखा होगा, तो चूना पत्थर बहुत कठोर रहता है, यानी एकदम बिल्कुल टाइट, अगर आप उसको हथौड़े से पीटोगे तभी वो टूटेगा। इसी प्रकार हमारी हड्डियों को कठोर बनाने का काम करता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिन हड्डियों में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो वो हड्डियां ज्यादा मजबूत होती है, या ज्यादा भंगुर भी हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा इसकी मात्रा लिमिट रूप में रखी जाती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो हमारी अस्थियां भंगुर हो जाती है, और जब अधिक मात्रा में भंगुर हो जाएंगी तो हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। जैसे आपने बुढ़ापे में देखा होगा, तो बुढ़ापे में उनमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हड्डियां एकदम सूखी और खुरदरी सी हो जाती हैं, वो अचानक से टूट जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंकाल कितने टाइप का होता है। तो जो कंकाल होता है हमारा दो प्रकार का होता है, यानी जिनका कंकाल बाहर होता है जिन जीवों का, तो उनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। पर जिन जीवों का कंकाल अंदर होता है, जिसके ऊपर मांस की जो लेयर होती है या खाल वगैरह से वो ढके रहते हैं, तो उसको हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जो हमारे बाह्य कंकाल जीव कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम हमारा केकड़ा, मकड़ी, तिलचट्टा, मूंगा, मधुमक्खी, मच्छर, बिच्छू, सीपी आदि। तो ये सब बहुत छोटे छोटे जानवर हैं, और इनका जो हमारा कंकाल है वो बाहर की ओर होता है। सपोज कीजिए अगर इनका जो कंकाल है वो अंदर की ओर होता, तो जो इनका शरीर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता, और जब ये थोड़े बड़े हो जाते तो ये अपने सही से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि जो इनका शरीर जो छोटा है उस छोटे पन से ही ये अपना भोजन ढूंढ पाते हैं। ठीक है, अपने जो इनका उद्देश्य है जीवन में उसको पूरा कर पाते हैं। अगर हम मकड़ी को आज के दौर में अगर हम इसको बहुत बड़ा बना दे तो मकड़ी अपना जाला सही से नहीं बुन पाएगी, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो अपने जाले के वजन से ही उसका जाला टूट जाएगा। तो ऐसे बहुत से तमाम चीजें हैं जिससे इनका जो शरीर है, क्योंकि प्रकृति में बने हैं तो प्रकृति के रूप में ये ढले हुए हैं, इसलिए इनका कंकाल बाहर पाया जाता है। तो अगर आप मधुमक्खी को देखिए, अगर मधुमक्खी का जो ढांचा है, जो कंकाल है वो अंदर की ओर होता, तो मधुमक्खी इतना वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि मधुमक्खी बहुत काम करती हैं। आपने देखा होगा ये दिन भर शहद को बहुत दूर दूर से ऐसे लाती है और शहद इकट्ठा करती है। अगर इसका शरीर भारी होता तो ये इतना वर्क नहीं कर पाती। आपने भी देखा होगा जितने भी बारीक बारीक जो पतले पतले इंसान रहते हैं वो पूरा दिन भर लगे रहते हैं, थकते नहीं है। इसी प्रकार जो मोटे मोटे व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि वो अपना शरीर का वजन नहीं सही से नहीं उठा पाते, 2 फीट चलने में ही उनका सांस फूलने लगता है। तो ये तमाम जो चीजें रहती हैं, अपना इनका जो आकार है, कंकाल तंत्र है, ये इनको सुरक्षा भी प्रदान करता है, पर ये जो बाहर है तो उनको हल्कापन भी प्रदान करता है। जैसे आपने सीपी देखा होगा, समुद्र में रहती हैं, तो
जिसे आप शंख बजाया होगा, तो उस शंख में पहले जानवर रहता है, वो जानवर ही धीरे 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 अपने यानी जो मल से ही उसको बड़ा करता रहता है, क्योंकि उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है उनके मल में, तो उसी मल से वो अपने खोल आसपास के जो खोल को बड़ा करते रहते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें से वो निकलकर किसी अन्य खोल में चले जाते हैं। वो जो छोटा जो खोल है उसमें कोई छोटा जानवर आ जाता है, वो उसको धीरे धीरे बड़ा करता 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 तो शंख भी इतने बड़े बड़े तक शंख हो जाते हैं। तो जो आजकल जो मूंगा जो चट्टाने देखी होंगी आपने, तो वो मूंगा जो चट्टाने हैं वो मूंगा जानवरों द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि जो मूंगा जो होते हैं वो अपने आसपास एक खोल तैयार कर लेते हैं, तो ये खोल अपने आप ही बना लेते हैं, इनका खुद का घर होता है। ये बस इसमें से अपना मुंह ही बाहर निकालते हैं, खाना खाते हैं, और जो जितनी भी है हमारे जैसे मल वगैरह त्याग करते हैं, तो उस मल से ही ये अपने आसपास का खोल तैयार करते हैं। और धीरे धीरे जब इनकी उम्र हो जाती है तो ये स्थान पर चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे ये बहुत सारे एक के ऊपर चिपक कर एक चट्टान का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार आपने जैसे लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो देखे होंगे। तो ये सब चीज हमारे मूंगा चट्टानों द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं आंतरिक कंकाल की। जो हमारा आंतरिक कंकाल रहता है, ये इसमें जो मुख्यतः जो आंतरिक कंकाल है वो मुख्यतः बड़े बड़े जानवरों में पाया जाता है, जैसे जितने हमारे पृथ्वी पर पशु हैं, जानवर हैं, मानव, पक्षी, जैसे जलीय जीव आदि। तो क्योंकि इनका शरीर विशालकाय रहता है, और विशालकाय होने के लिए इनके शरीर को मजबूती भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर कंकाल तंत्र ना होता तो इनका शरीर इस धरती से चिपका हुआ रहता, और जब धरती से चिपका हुआ रहता तो ये अपना भोजन सही से ढूंढ नहीं पाते। जिस प्रकार मानव चल फिर कर ये अपना भोजन इधर उधर से ढूंढता है या फिर इधर उधर से इकट्ठा करता है। जानवर देखे होंगे, पशु देखे होंगे आपने, तो इसलिए इनको शरीर को बहुत ज्यादा मजबूती देने के लिए, भाग दौड़ने के लिए इनको कंकाल की आवश्यकता पड़ती है। इनका कंकाल ज्यादातर अंदर ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक तथा बाह्य कंकाल, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जिनका आंतरिक तथा बाह्य कंकाल दोनों कंकाल रहते हैं। जैसे सर्वप्रथम तो मानव की बात कर लेते हैं। मानव में दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, जैसे आंतरिक भी और बाह्य भी। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपके नाखून ना होते तो क्या आपके ये हमारे जो कोशिकाएं यहाँ पर समाप्त हो जाती है, इसके आगे इनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, और हमारी अंगुलियां यहीं पर बढ़ती नहीं है, बस यहीं तक रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंकाल है हमें प्रोटेक्ट प्रदान करता है। ठीक है, सपोज कीजिए आप अपने नाखून तार कर फेंक दीजिए। ठीक है, जब नाखून तार कर फेंक दीजिए तो क्या आप खुजली लगेगी तो आप उससे खुजा पाओगे? नहीं, खुजा नहीं पाओगे, क्योंकि जो हमारा इसको हमें ठोस आकृति चाहिए होती है। तो जो जितने भी एंडिंग पॉइंट रही होगी, आपने देखा होगा जैसे आपने पॉलीथीन में कुछ सामान रखा होगा तो उसका जो सिरा रहता है उसको आपने ऐसे कसकर ऐसे गांठ लगा दी होगी। इसी प्रकार ये हमारी गांठें होती है, यहाँ पर हमारे एक गांठ लगा दी जाती है, ये हमारे नाखून यहाँ पर चिपका दिए जाते हैं, वेल्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भगवान ने किए, हमने नहीं किए हैं। ठीक है, ये प्रकृति का एक वरदान है। जिसे हमारे नाखून दिखे होंगे आपको, एक एंडिंग जैसे पॉइंट पर रहते हैं। जैसे हमारे बाल दिखे होंगे आपको, ये बाल बिल्कुल एकदम एंडिंग पॉइंट पर है। सपोज कीजिएगा अगर आपके सर पर बाल ना हो तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, एक गलती से अगर कंकर मार दे तो कंकर आपके एकदम सर में लगेगी, बहुत ज्यादा सा खून निकल जाएगा। तो जो हमारे बाल है वो भी हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी से पूरी त्वचा पर रहते हैं, हमारी पूरी त्वचा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो हम कपड़े पहनने लगे हैं, पहले हमारे शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। जैसे आपने कुत्ता देखा होगा, भालू देखा होगा, तो इन पे कपड़े तो होते नहीं है। तो जब कपड़ा नहीं होता तो ये अपने शरीर की रक्षा बालों से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा अंदर से भी होनी चाहिए प्लस बाहर से भी होनी चाहिए। बाहर से कौन करते हैं? नाखून प्लस बाल। तो ये जो नाखून और बाल होते हैं ये भी हमारे कंकाल ही, एक प्रकार का कंकाल ही होता है। तो ये बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, तो जिनके शरीर पर बाल नहीं रहते उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है सर्दी में, इसलिए जो सर्दियों में गंजा होते हैं तो वो ऐसे कैप लगाकर रखते हैं। वो बात अलग है, जब बूढ़े बूढ़े जो व्यक्ति हैं उनके बाल झड़ जाते हैं तो उनको वो अलग बात है, क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो जोखिम भरा काम नहीं करता, ज्यादातर बाहर भी नहीं निकलता, इसलिए उनको ज्यादा बालों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और फिर अगर वो बाहर निकलते हैं तो कैप वगैरह लगाते हैं या फिर ऐसे कपड़ा वगैरह लिपेट लेते हैं, तो बाल भी हमारी बहुत ज्यादा सुरक्षा करते हैं। तो उसी के बाद रहता है हमारा कछुआ। तो कछुआ में भी आंतरिक तथा बाह्य कंकाल दोनों प्रकार का कंकाल इसमें रहता है। ठीक है, जो आपने उसकी जो ऊपर की जो शेप देखी होगी, जो उसकी कछुए की ढोबर बोलते हैं, तो वो ढोबर बहुत हार्ड रहती है, तो वो उसको उसका जो ऊपर का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करती है। प्लस उसके जो हाथ और जो मुंह रहता है उसमें हमारा आंतरिक कंकाल रहता है, क्योंकि जो हमारा मुंह होता है उसका लगभग इतना लंबा रहता है, तो उसको भी हमारे क्योंकि भोजन पकड़ने के लिए, चबाने के लिए इसमें दांत वगैरह रहते हैं, तो उसमें हमारे आंतरिक कंकाल उसको लोग कहते हैं। और उसको जो पंजा होता है वो मिट्टी खोदने के लिए काम आता है, तो क्योंकि उसको भी एक हमारी एक आकृति चाहिए होती है, एक शेप चाहिए होती है, तो उसके पंजों में हमारी हड्डियां होती है, इसलिए कछुए में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का कंकाल होता है। बात करते हैं जानवर की, तो जानवर हमने बता दिए हैं, इनके नाखून और बाल होते हैं, ये इसको बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कंकाल ही होता है।
बात करें पक्षी, तो पक्षी में भी बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का कंकाल होता है। जैसे कि आपने नाखून देखे होंगे, बाह्य उसकी चोंच देखी होगी जो बाहर की ओर निकली रहती है, उसके पंख देखे होंगे तो वो जो बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं हमारे कंकाल का ये एक प्रकार का हिस्सा होती है। अब हम चाहे उस पर बात करें ना करें, क्योंकि ये जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो मानव कंकाल होता है, हम उसमें अध्ययन करेंगे सिर्फ आंतरिक कंकाल के बारे में, ठीक है। पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई कंकाल नहीं होता, ना उनमें बाह्य कंकाल होता है और ना ही आंतरिक कंकाल। जैसे आपने केंचुआ देखा होगा, केंचुआ, तो केंचुए में किसी भी प्रकार का कोई कंकाल नहीं होता, ना ही आंतरिक और ना ही बाह्य। जैसे आपने घास में कीड़े वगैरह देखे होंगे, हरे हरे कीड़े रहते हैं, तो उनमें भी किसी प्रकार का कोई कंकाल नहीं रहता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मानव के अंदर कितनी हड्डियां होती है, यानी जो मानव कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियों से मानव कंकाल मिलकर बना होता है। तो जो मानव होता है उसमें शुरुआती अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें टोटल 306 के आसपास हड्डियां होती हैं। अब धीरे धीरे जब यह बच्चा बड़ा होता है तो इसकी हड्डियां आपस में जॉइंट हो जाती है, जिससे हड्डियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें शुरुआती अवस्था में कुल 33 हड्डियां होती हैं, पर धीरे धीरे ये आपस में जुड़कर कुल 26 हड्डियां रह जाती हैं। तो इसी प्रकार ये हड्डियां ऑल ओवर जो हमारे पूरे शरीर में ये हड्डियां 206 रह जाती हैं। तो शुरुआती अवस्था में ये हड्डियां रहती हैं 300, उसके बाद रह जाती है 200। अब इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी एक रहता है हमारा एक्सियल अक्षीय कंकाल और एक रहता है हमारा अपेंडिकुलर कंकाल। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यानी जो हमारे सर और हमारे जो ये रीढ़ की जो हड्डी है और हमारी पसलियां ये आदि है ये हमारा एक्सियल कंकाल रहता है। क्योंकि आपने एक एक्सिस देखी होगी, कोई भी चीज होगी वो हमारी किसी एक न एक एक्सिस पर टिकी रहती है। तो हमारे जो हाथ और जो हमारे ये पैर हैं ये हमारे इसी एक्सिस से जुड़े रहते हैं। जैसे आपने पेड़ देखा होगा कि जो पेड़ जो तना रहता है, जो मुख्य तना रहता है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और उस एक्सिस पर यानी छोटी छोटी जो हमारे ब्रांचेस निकली रहती है, जिसको हम पेड़ की शाखाएं बोलते हैं, तो वो रहती है हमारी जैसे उपांगीय कंकाल उसको हम बोल सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको। जैसे ये हमारा ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। तो इस पेड़ पे ये हमारे ये भुजा निकलती है इस प्रकार, ये हमारे ये तने हैं, तो इसको हम कह देते हैं उपांगीय कंकाल यानी हमारा अपेंडिकुलर। और ये जो हमारा बीच में है इसको बोलते हैं हम एक्सियल, यानी रहता है हमारा अक्षीय कंकाल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो अब इस पर धीरे धीरे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, खोपड़ी जो हमारा अस्कल रहता है, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, पसलियां, रिब्स, तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले उपांगीय जो कंकाल है उसकी हड्डियों को नंबर वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी उपांगीय कंकाल है इसमें टोटल रहती है हमारी 126 यानी 126 हड्डियां। अभी इसमें से यह जो हमारा हाथ है, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें रहती है हमारी 30 हड्डियां। यहाँ से यहाँ तक 30 हड्डियां, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ, यानी हमारी जो बाजुएं रहती है, इन बाजुओं में टोटल हमारी रहती है 60 हड्डियां, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं पैर पर, तो इसी प्रकार पैर में भी 60 हड्डियां रहती हैं। जैसे 30 इस वाले पैर में और 30 वाले इस वाले पैर में, तो टोटल कितनी होगी हमारी 60 हड्डियां। अब रह गई ये 6 हड्डियां। तो ये 6 हड्डियां हमारी, जैसे एक हड्डी यहाँ से इस हाथ को यहाँ से जोड़ेगी, एक हड्डी इस हाथ को यहाँ से जोड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक ये इसी प्रकार हमारी ऐसे टांगों में भी रहती है, यानी ये जो हमारी टांग है किसी एक हड्डी से जुड़ी होगी, इसी प्रकार यहाँ से जुड़ी होंगी। तो टोटल कितनी होगी 4 हड्डियां। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ऐसे, तो ये हमारी स्कैपुला हड्डियां रहती हैं। ये हमारी जो चौड़े वाला जो भाग रहता है पीछे, ये यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो वो रहता है हमारा स्कैपुला, यानी 2 हड्डी वो रहती हैं। तो उनको बोलते हैं हम गिल्टल्स यानी मेखलाई। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 26 हड्डियां। अब पहले पढ़ेंगे हम हाथ की हड्डियां, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जाने लगे हम, ठीक है। तो इन हड्डियों के नाम यानी इनके फैक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम जो हमारा, यानी इस हमने यहाँ पर सिर्फ एक हाथ को ड्रॉ किया है, बाकी दूसरा हाथ भी सेम ही होता है इसलिए, ठीक है। तो हम एक हाथ को यहाँ पर ड्रॉ करके इस हड्डी के बारे में बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ह्यूमरस, जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद रहती है हमारी ये, यहाँ पर आपको दिखेंगी 2 हड्डियां दिखती है, ठीक है, इस प्रकार। तो ये हमारी रहती है रेडियस, एक रहती है हमारी अल्ना, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हड्डियां, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कलाई पर आ जाते हैं। तो ये जो हमारी कलाई रहती है इसको बोलते हैं हम कार्पल्स। तो कलाई में रहती है हमारी 8 हड्डियां, यहाँ पर रहती है हमारी 8 हड्डियां। अब बात कर लेते हैं ये जो हमारी हथेली वाला भाग रहता है, ये हथेली वाला भाग, अब इसमें रहती है हमारी 5 हड्डियां यानी 5 हड्डियां। इसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, ये रहती है हमारी फ्लैंजेस, ठीक है।
क्या रहती है, फ्लेंजिस। तो फ्लेंजिस में रहती है हमारी 14 हड्डियां। जोड़कर देख लीजिए टोटल कितनी बैठेंगी, टोटल रहती है हमारी 30 हड्डियां। ठीक है, तो एक बार इसको सही से याद कर लेते हैं। जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये रहता है हमारा कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, हमारा फ्लेंजिस। ठीक है, तो जैसे 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और हमारे 14 यहाँ पर, टोटल कितनी हो जाती है हमारी, ये रहती है हमारी 30 हड्डियां। अब बात कर लेते हैं पैर की हड्डी की। ठीक है, तो पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो पहली हमारी जो टांग, तो टांग में भी हमारी रहती है हमारी टोटल 30 हड्डियां, यानी टोटल 30 हड्डियां। तो देख लेते हैं कहां कहां पर होती है। यानी जो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की, उसे कहते हैं फीमर। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ पर, फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो फीमर की संख्या रहती है हमारे, यानी एक टांग में रहती है हमारी 1। उसके बाद जो हमारे आप पैर के नीचे जाओगे, जहां से आप पैर को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो वो रहता है हमारा पटेला। ठीक है, ऐसे घुटने की हड्डियां कहते हैं। ठीक है, तो पटेला। उसके बाद हमारे रहते हैं, यानी टांग में हमारी 2 हड्डियां रहती है। एक जो सामने की ओर रहती है, जो फ्लैट हड्डी रहती है, उसको हम टीबिया कहते हैं। यह टीबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। उसके बाद रहती है हमारी फिबुला। फिबुला के बाद बात आ जाती है हमारी, ये टकना बोलते हैं जिसको आपने, जब आप जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये आपको बिल्कुल एक पैर के एकदम घुमाव के साइड पर जो आपको ये उठा हुआ भाग दिखता है, इसको बोलते हैं हम टकना। तो इसमें रहती है हमारी टोटल 7 हड्डियां। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रहता है हमारा कॉर्पल्स, यहाँ पर रहती थी 8 हड्डियां, पर यहाँ पर एक हड्डी कम हो जाती है, यहाँ पर रहती है टोर्सल यानी टकना, 7 हड्डियां। अब ये जो हमारी एक हड्डी यहाँ पर, ये वापस यहाँ पर चली जाती है, यानी पटेले की साइड, तो घुटने के पर ये जो हमारी एक्स्ट्रा हड्डी यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेटाटोर्सल। तो मेटाटोर्सल यानी जो हमारा ये तलवा बोलते हैं जिसको, तो इसमें रहती है हमारी टोटल 5 हड्डियां। अब बात कर लेते हैं जो हमारी फ्लेंजिस होती है, तो ये जो हमारी फ्लेंजिस है, इसमें टोटल रहती है हमारी 14 हड्डियां। ठीक है, हड्डियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमर की, यानी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, फीमर यानी 1। उसके बाद पटेला, यानी जो उसके फीमर की हड्डी के एकदम जो बिल्कुल एंड में रहती है, उसको हम पटेला यानी टकना, सॉरी क्या कहते हैं, घुटना। उसके बाद जो नीचे 2 हड्डियां रहती हैं आपस में, जिस प्रकार ये दिख रही होंगी आपको, तो ये रहती है हमारी टीबिया तथा फिबुला। उसके बाद रहता है हमारा टकना यानी टोर्सल, 7 हड्डियां। उसके बाद मेटाटोर्सल यानी ये जो हमारा तलवा रहता है, तो 5 हड्डियां। उसके बाद जो हमारी अंगुलियां रहती हैं, तो क्योंकि आप देखोगे इन उंगलियों में भी ये हमारी कई जगह से मुड़ ऐसे बैंड हो सकती है, मुड़ सकती है, तो ये हमारी ऐसे 3-3 हड्डियां होती हैं। तो टोटल कितनी होती है हमारी, 14 हड्डियां। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाती है हमारी 30 हड्डियां। ठीक है, तो 30 ये रहती है, 30 रहती है। एक बार इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये रहते हैं हमारी टोर्सल, मेटाटोर्सल और हमारी फ्लेंजिस। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम यानी गिल्डल्स यानी मेखलाओं के बारे में। यहाँ तक हमने बात कर ली कि जो हमारे हाथ और पैर कितनी इसमें हड्डियां होती हैं। अब बात करेंगे हमारे हाथ और पैर किस हड्डियों की सहायता से हमारे एक्सेल कंकाल से जुड़े रहते हैं। तो इन टोटल हड्डियां जो रहती है हमारी रहती है 6। इनको हम गिल्डल्स यानी मेखलाएं कहते हैं। तो इनकी संख्या टोटल 6 रहती है। जैसे केल्विक 2 हड्डियां, पेल्विक 2 और हमारी स्कैपुला 2। तो जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यानी केल्विक और पेल्विक, तो यहाँ पर भी हमने डायग्राम बनाया है। तो ये जो आपको दिख रही होंगी, ये सामने से ये 2 हड्डियां रहती है, इनमें जोड़ रहता है यहाँ पर बीच में। तो ये इन दो हड्डियों को कहते हैं हम केल्विक। तो ये इस वाले हाथ को जोड़ती है, इस वाले हाथ को जोड़ती है। तो ये इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। बात करते हैं पेल्विक की, जो हमारी टांगों को जोड़ने का काम करती हैं, इनको हम पेल्विक बोन कहते हैं। ये भी 2 होती है, टोटल कितनी होगी 4। अब आप अगर ऐसे पीछे घूम जाएंगे तो हमें यहाँ से ये दिखाई देंगी, ये पीछे जो बड़ी बड़ी हड्डियां रहती हैं, तो इनको कहते हैं हम स्कैपुला। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, इसको कहते हैं हम स्कैपुला बोन्स। तो टोटल कितनी होगी 6 बोन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब चलिए बात कर लेते हैं यानी जो हमारा एक्सेल कंकाल रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें टोटल रहती है हमारी 80 यानी हमारी 80 हड्डियां। अब बात करते हैं सबसे पहले खोपड़ी यानी अस्कल्स। तो अस्कल्स में टोटल 29 बोन्स रहती हैं, ये 29 बोन्स रहती हैं। अब ये अलग अलग भागों में डिवाइड रहती हैं। जैसे यानी जो 14 हमारे फेस में रहती है, यानी जो हमारे चेहरे में सामने की ओर, ये हमारी 14 हड्डियां रहती हैं। उसके बाद कान में रहती है हमारी 3 इसमें रहेगी, 3 इसमें रहेगी, तो टोटल हो जाएंगी ये 6 बोन्स। उसके बाद बात करें हायोड की, यानी जो हमारे एकदम गले के नीचे होती है, इसको हम कहते हैं हायोड बोन। उसके बाद रहती है हमारी कपाल। तो कपाल यानी जो ऊपर का हिस्सा रहता है, तो ये रहती है हमारी, इसमें रहती है हमारी 8 बोन यानी 8 हड्डियां। अब कान की हड्डियां, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके ज्यादा नाम नहीं पूछे जाते। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि जो हमारी कान की हड्डियां हैं वो उनके बारे में। तो ये तीन हड्डियां होती हैं, एक 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो इनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और जो हमारी स्टेपीज होती है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका जो आकार रहता है वो 0.11 इंच के आसपास इसका आकार रहता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये टोटल हमने 29 बोन्स इसके बारे में पढ़ लिया है। अब बात करेंगे मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड। ठीक है, तो जो मेरुदंड होता है इसमें छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं।
ठीक है। ये हड्डियां यहाँ से यहाँ तक की जो इनकी संख्या रहती है टोटल रहती है हमारी 33, ठीक है। यानी बाल्यावस्था में ये 33 रहती है, बाद में ये कन्वर्ट होकर हो जाती है हमारी 26। ये बीच में से खोखली होती है क्योंकि इनके बीच में से हमारी नसें गुजरती हैं जो हमारे सर से यानी हमारे माइंड से संदेश लेकर हमारे सभी अंगों तक पहुंचाती है, इसलिए इसको यह तंत्र का एक भाग रहता है। तो अगर आप यानी किसी की रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर दीजिए या फिर यहाँ से कनेक्शन काट दीजिए तो जो उसका निचला जो हिस्सा है वहां तक संदेश नहीं पहुंच पाएगा और हम अपनी टांगे ऐसे वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो संदेश है हमारे निचले जो धड़ को जोड़ने का काम करता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी जोड़ने का काम करती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हमारी छोटी छोटी नसें होती हैं। ये नसें हमारे यानी कि 33 नसें होती हैं। 33 नसों में हमारे माइंड से सभी संकेत हमारे सभी अंगों तक पहुंचते हैं। तो अगर आप गलती से रीढ़ की हड्डी में कुछ भी यानी इन्फेक्शन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे चोट वगैरह मार दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन टूट जाता है, तो व्यक्ति अपनी टांगे भी नहीं हिला सकता, ठीक है। तो व्यक्ति को इसी प्रकार बेहोश करने के लिए इसी यानी इन हड्डियों के खोखले भाग में ही इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और इसी इंजेक्शन से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो जिससे व्यक्ति की आंखें तो खुली रहती है, उसको पता रहता है कि क्या हो रहा है, पर वो अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता क्योंकि उसका आधा हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो ऐसे हिस्से को सुन्न करने के लिए हम रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कोई भी संकेत वहां उस अंग तक नहीं जा पाता, क्योंकि बिना संदेश के माइंड को ऐसे दर्द का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से जैसे आपको ने कोई भी चोट वगैरह मारी होगी या यहाँ से कुछ भी आपको चोट लगी होगी टांग में या हाथ पांव में, तो वो एक नसों द्वारा ही वो संदेश हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, तभी हमें दर्द का अनुभव होता है। एक चीज देखी हुई आपने, जो व्यक्ति पागल हो जाता है तो पागल व्यक्ति के जो जितने भी जो संदेश वगैरह हैं जो हाथ पैर के या फिर किसी भी प्रकार की हरकत जो है, तो इस प्रकार का जो संदेश है वो सही से माइंड में नहीं पहुंच पाता, और जब माइंड में नहीं पहुंच पाता तो उनको किसी भी चीज का दर्द नहीं होता। बहुत जैसे व्यक्ति मेंटल वगैरह पागल वगैरह हो जाते हैं तो अपना जो सर है हाथ पैर है ऐसे ही तोड़ फोड़ते रहते हैं, दीवार वगैरह में मारते रहते हैं, तो उनको दर्द का ज्यादा अनुभव नहीं रहता क्योंकि ये प्रॉपर संदेश माइंड तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी हड्डियों के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे सर्वाइकल होती है, जो हमारी गर्दन की जो हड्डियां होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो इनमें टोटल 7 हड्डियां होती हैं। सबसे जो ऊपर की हड्डी होती है वो रहती है हमारी एटलस। ये एटलस हमारी खोपड़ी को जोड़ने का काम करती है। तो रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर की हड्डी को कहते हैं हम एटलस और सबसे नीचे की हड्डी को कहते हैं हम कोक्सी, ठीक है। तो जो हमारी ये टोटल होती है सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की हड्डी, तो टोटल इसमें रहती है हमारी 26 बोन, ठीक है। तो जो नीचे वाला भाग है उसे कहते हैं हम पहली, उसके बाद ये हमारा सैक्रम, लंबर। बाकी इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है कि इनमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे सर्वाइकल में रहती है हमारे 7 हड्डियां और जो थोरेसिक जो भाग होता है उसमें रहती है हमारी टोटल 12 हड्डियां, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पसलियों के बारे में। जो हमारी रिब्स होती हैं ये इनमें टोटल हमारी 12 जोड़ी रिब्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो टोटल इनमें 24 बोन होते हैं, यानी 24 हड्डियां रहती हैं। अब ये 24 हड्डियां हैं, इनमें से सभी हड्डियां यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। सामने जो जोड़ने वाली इसको होती है, यानी जो ये हमारी जो हड्डियां होती हैं इसको सामने से जोड़ने का काम करती है हमारी अस्टर्नम। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक रहती है, इसको हम कहते हैं अस्टर्नम हड्डी। ये रहती है हमारी अस्टर्नम। और जो उसको पीछे की साइड जोड़ती है वो जोड़ती है इसकी रीढ़ की हड्डी में। जो हमारी ये पसलियां होती हैं पीछे की ओर जुड़ती है हमारी रीढ़ की हड्डी में और सामने की ओर जुड़ती है हमारी अस्टर्नम में। बाकी जो हमारी ये जो बाद की जो हड्डी रहती है, पसली रहती है, ये हमारी ना तो अस्टर्नम से जुड़ती है बल्कि ये जुड़ी रहती है ओनली रीढ़ की हड्डी से। तो जब हमारा पेट फूलता है तो उसके साथ ये भी अपना आकार बढ़ा देती है, तो इसके हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अस्टर्नम, यानी इसको हम उरोस्थी भी कहते हैं, इसको उरोस्थी भी कहते हैं। तो ये हड्डी आपको ये दिख गई होगी, तो टोटल आप इसको जोड़ कर देखोगे तो टोटल हो जाएगी हमारी 80 हड्डियां। तो हमने पसलियां पढ़ ली, अस्टर्नम पढ़ ली, बाकी सभी हड्डियों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हड्डियों के बारे में फैक्ट है, जितने भी फैक्ट है वो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हड्डियों पर बनने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बता दिए हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछ लिए जाते हैं उनको हमने यहाँ पर एक साथ नोट आउट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो कान में हड्डियों की संख्या, तो कान में हड्डियों की संख्या रहती है हमारी 3, तो मेलियस, इनकस और अस्टेपिज, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिए। जो सबसे छोटी हड्डी रहती है, तो अस्टेपिज जो हड्डी रहती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका आकार हमने बताया भी है, इसका आकार 0.11 इंच रहता है। सबसे बड़ी हड्डी, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी रहती है हमारी फीमर, यानी जांग की हड्डी। इसको हम उरु अस्थि भी कहते हैं, एग्जाम में हिंदी में आ जाए तो उरु अस्थि, इसका हिंदी में उरु अस्थि भी कहते हैं, इसको उरु अस्थि, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सबसे मजबूत जो हड्डी रहती है वो जबड़े की हड्डी रहती है,
हमारे शरीर की। अब बात करें जो क्वेश्चन नंबर अगला है, सबसे चमकीली हड्डी, तो सबसे चमकीली हड्डी रहती है हमारी टिबिया, यानी जो हमारी टांग में रहती है, जो सामने की ओर दिखाई देती है, ये हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। इसको नाम से भी आपको दिख रहा होगा टिबिया यानी टीबी, तो टीबी चमकता है, टीबी में दिखता है, तो जो हमारी सबसे चमकीली हड्डी हमारे शरीर की टिबिया। उसके बाद पटेला बोन किस बोन की बनी होती है, यानी अलग प्रकार की बोन रहती है, तो इसमें रहती है हमारी सिस्मोइड बोन। एग्जाम में क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा, जो हमारे पटेला रहता है यानी घुटन रहता है, उसकी हड्डी सिस्मोइड बोन की बनी होती है। बात करें कार्टिलेज का निर्माण करने वाली सेल्स को क्या कहते हैं, तो कार्टिलेज का निर्माण करने वाली सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। उसके बाद भ्रूण अवस्था में हड्डियों का निर्माण कहां पर होता है, तो जब बच्चा पेट में होता है तो उसके मेसोडर्म में उसकी हड्डियों का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीयूपी का यूज करते हैं। चीनी को साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो चीनी को साफ करने के लिए हड्डियों की चारकोल यानी हड्डियों को जलाया जाता है, उनके जो कोले होते हैं उस कोले से हड्डियों को साफ किया जाता है, जिससे उसका रंग सफेद हो जाता है। बात करें सबसे ज्यादा हड्डी किस अंग में होती है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी हाथ में होती है, टोटल 54 हड्डियां रहती हैं। उसके बाद शरीर में बिना जोड़ वाली हड्डी, तो शरीर में बिना जोड़ वाली हड्डी सिर्फ एक हड्डी रहती है, जिसको हम हायोड कहते हैं। जो हायोड रहती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो जो हायोड है ये किसी से जुड़ी नहीं रहती, तो ये हमारी बिना जोड़ की हड्डी रहती है। उसके बाद बात करें शरीर की सबसे कमजोर हड्डी, तो शरीर की सबसे कमजोर हड्डी नाक की हड्डी होती है। आपने देखा होगा जब अगर किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो सबसे पहले उसकी नाक की हड्डी टूटती है, फिर ऐसे घुसा मार कर भी उसका नाक की हड्डी आराम से तोड़ी जा सकती है। उसके बाद गर्दन में हड्डियों की संख्या, तो गर्दन में हड्डियों की संख्या नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 हड्डियां होती हैं, इसको हम यानी सर्वाइकल बोलते हैं। आपने देखा होगा जब किसी गर्दन में मोच वगैरह या फिर झटका वगैरह आ जाता है तो उसको यहाँ पर एक पट्टा बांध दिया जाता है कि उसकी गर्दन इधर से उधर ना हो, तो ये 7 हड्डियां आपस में सही से वर्क कर सके, तो इसमें रहती है हमारी 7 हड्डियां। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपरी हड्डी को क्या कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी की सबसे जो ऊपरी हड्डी होती है उसे हम एटलस बोन कहते हैं, ये हमारे खोपड़ी को जोड़कर रखती है। उसके बाद सबसे ज्यादा पसलियां, तो सबसे ज्यादा पसलियां सांप में रहती है। और बात करें इसमें जिस प्रकार हमारी जो पसलियां हैं इसको पीछे से जोड़ने का काम रीढ़ की हड्डी करती है, आगे से जोड़ने का काम अस्टर्नम करती है जो हड्डी रहती है, पर इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं रहती सांप में। तो सांप की जो हड्डियां होती है सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं, बाकी ये हड्डियां नीचे से खुली रहती हैं, इसलिए सांप अपना आकार बहुत बड़ा कर लेता है, कुछ भी खा लेता है। भैंस तो नहीं खा पाता, पर वो छोटी मोटी जो गायें रहती है उनको खा लेता है। अब बात करें जो हड्डियों में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें साइनोवियल द्रव भरा रहता है। उम्र के साथ यह साइनोवियल द्रव कम होता जाता है और हमारी हड्डियों में कट कट की आवाज आने लगती है, ठीक है। तो बुढ़ापे में हड्डियां कट कट करती हैं, वो इसी की वजह से करती हैं क्योंकि हमारी हड्डियों में साइनोवियल द्रव कम हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।